कल टेस्ट था शाम के 5 बजे तक, उसके में लास्ट टेस्ट 1 घंटे पहले टीचर भाग गए। दिल्ली वाले चोर हैं, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। पैसा लेकर के जो लोग भाग रहे हैं उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़िएगा नहीं। देश की एक बड़ी कोचिंग चेन के सेंटर्स धड़ाधड़ बंद क्यों हो रहे हैं? जो बच्चे यहाँ पढ़ कर के IIT JEE की तैयारी कर रहे थे, उनका अब क्या होगा? जो फीस उनकी जमा थी उसका अब क्या होगा? इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। साथ में जानेंगे कि हमले के बाद सैफ अली खान ने अपने पहले स्टेटमेंट में, पहले बयान में क्या क्या बातें बताईं और घर से मिले फिंगरप्रिंट्स को लेकर क्या बातें मालूम हुई हैं। साथ में महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट, मोकामा गोलीकांड और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स भी हैं। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं टी ललन टॉक शो। Brought to you by Sensodyne K, itel, Sierra Arms. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूथ का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। द रोड टू सक्सेस स्टार्ट्स हियर, यानी आपकी सफलता का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। ये देश के एक नामी कोचिंग सेंटर FITG की टैगलाइन है। FITG पूरा नाम है इसका, फोरम फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जिन घरों में इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या रहे हैं, वो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से परिचित होंगे। इस कोचिंग चेन के कई सेंटर्स रातों रात बंद हो गए हैं या बंद हो रहे हैं। इनमें दिल्ली के लक्ष्मी नगर, उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 62, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मध्य प्रदेश के भोपाल और बिहार के पटना वाले सेंटर्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को नोएडा सेक्टर 62 स्थित FITG इंस्टीट्यूट के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाए कि इंस्टीट्यूट में अचानक क्लासेस बंद कर दी गई हैं, जबकि केवल 40% सिलेबस ही पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट ने फीस के रूप में पूरी रकम पहले ही वसूल ली है। FITG की शुरुआती फीस 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। और हमने एक्चुअली 2023 जून में उसका एडमिशन कराया था और हमने करीब 4 लाख रुपए एडवांस फीस दिया है 4 साल के कोर्स के लिए, इंक्लूडिंग 11th एंड 12th। अब कल इन्होंने एकाएक मैसेज हमें भेजा, इट इज़ नॉट फ्रॉम द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इनके ऑपरेशंस के जो लोग थे उन्होंने हमें मैसेज भेजा कि हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया है और आप लोग अपने बच्चों को आकाश में आइए लेकर के हम वहाँ पढ़ाएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। हमारी गाढ़ी कमाई, मिडिल क्लास जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, अपनी पूरी कमाई का सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसका पैसा लेकर के जो लोग भाग रहे हैं उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़िएगा नहीं आप। कल टेस्ट था शाम के 5 बजे तक, उसके में लास्ट टेस्ट 1 घंटे पहले टीचर भाग गए। 3-4 दिन पहले संजीव झा जी जो एकेडमिक्स हेड है, उनके हम सब आए थे, मैं इंडिविजुअली मिला उनसे। उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, नोएडा सेंटर में रजिस्ट्रेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। और अचानक कल शाम में 1 घंटे पहले क्लास बंद हुआ और कल ही शाम में मैं इस ऑफिस सेंटर में आया तो गार्ड से पूछा तो दो गार्ड बैठे थे। तो गार्ड ने फीडबैक ये दिया कि उनको इंटरनल ये फीडबैक है कि 7 दिन तक आप कूलली बैठे रहो, पेरेंट्स अपने आप ठंडा हो जाएंगे। नाराज पेरेंट्स ने FITG के कई सेंटर्स के बाहर प्रदर्शन किए। उन्होंने संस्थान पर ठगी का आरोप लगाया, बताया कि कोचिंग की ओर से उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक और गाजियाबाद DM से मामले में शिकायत की। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स यानी DIOS धर्मेंद्र शर्मा ने मामले की जांच की तो पता चला कि कोचिंग ने गाजियाबाद में अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। इसके बाद DIOS धर्मेंद्र शर्मा ने सेंटर के शाखा प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली में पेरेंट्स जिनके बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस FIR के मुताबिक पेरेंट्स का कहना है कि इंस्टीट्यूट के अचानक बंद होने से उनके बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ गई है। इसमें कई सेंटर्स में ये आरोप लगाया गया कि कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स को सैलरी नहीं दी गई है। वहीं कुछ और सेंटर्स पर 2 अलग अलग दावे किए गए। पहला दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एक मेल आया। मेल में लिखा गया, FITG संस्थान के सारे शिक्षक दूसरे संस्थान में चले गए हैं, इसलिए कक्षाएं संचालित नहीं हो पाएंगी। पेरेंट्स इस मेल के बाद संस्थान पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें
कोई नहीं मिला। इसके बाद थाना सेक्टर 58 में शिकायत दर्ज कराई गई। नोएडा के डीसीपी राम बदन सिंह के मुताबिक फिटजी के शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें 4-5 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए वो दूसरे संस्थानों में चले गए। दूसरा दावा है वाराणसी के सेंटर से। वहां महमूरगंज में फिटजी का सेंटर था, जिसे 10 जनवरी को आकाश इंस्टीट्यूट ने टेक ओवर कर लिया। इसका एक लेटर भी, एक चिट्ठी भी, पत्र भी जारी किया गया है। हालांकि फिटजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, इसकी जानकारी इस लेटर में नहीं दी गई है। कोचिंग सेंटर की तरफ से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान इस मसले पर नहीं आया है। हमने फिटजी की आधिकारिक वेबसाइट को भी चेक किया। कोचिंग बंद होने की खबरों के बीच वेबसाइट पर अब भी 2 फरवरी को होने वाले टेस्ट का रजिस्ट्रेशन जारी है। फिटजी की स्थापना साल 1992 में हुई थी। आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके डीके गोयल ने इसको शुरू किया था। लाखों छात्रों का भविष्य इस कोचिंग पर निर्भर रहा है, लेकिन इतने सालों बाद अचानक संस्थान बंद होने की कगार पर है। इसकी वजह क्या है? क्या ऑनलाइन क्लासेस का कल्चर बढ़ने से कोचिंग संस्थानों पर असर पड़ा है? जानते हैं एक्सपर्ट से। क्लासेस आज तक ना दे हैव नॉट शोन द आउटकम। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ना, वो बोलते हैं कि मेरे ये टॉपर्स है, मेरे पास इतने बच्चे आए थे और इतने बच्चे पास हुए हैं और इतने बच्चे आईआईटी में हैं। ऑनलाइन क्लासेस ना वो क्लेम नहीं कर पाया आज तक। तो जो सीरियस बच्चा रहता है ना, वो क्लासरूम ही जाता है। जो आईआईटी में जाना चाहिए वो एज ऑफ नाउ वो क्लासरूम जाता है, बिकॉज उसको उधर सक्सेस मिलता है। ये कोचिंग क्यों करते हैं? उनका आउटकम क्या है? मुझे आईआईटी में जाना है। और जब तक वो प्रॉमिस नहीं कर पाओगे ना, तो बच्चा, सीरियस बच्चा कभी नहीं जाता है। तो देयर इज अ थिंग, ऑनलाइन 5-10% उधर रहेगा, वो कभी भी रहता है। अगर आप 4 साल 5 साल ऑनलाइन के पहले भी देखते हो ना, शायद 40-50% बच्चे कोचिंग ही नहीं लेते थे। और वो जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते थे, अभी वो शायद ऑनलाइन पे जा रहे हैं। पर सीरियस बच्चा जो एक्सेस रहता है कोचिंग का, वो कोचिंग पे चला जाता है बच्चा। ये फिटजी का प्रॉब्लम सिर्फ फिटजी का है, ये इंडस्ट्री का नहीं है। क्योंकि फिटजी का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने बच्चों से फीस ले लिया है, पर अपने फैकल्टी को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। और फिटजी में जैसे आपका ये न्यूज ज्यादा जाता रहेगा, तो स्टूडेंट्स विल ट्रस्ट देम लेसर। अपने बच्चों को उधर नहीं भेजोगे तो आपका आपका सेल भी गिरता रहेगा, आपके बच्चे आपके पास जो ज्वाइन करें वो भी गिरता रहेगा, तो आपका कैश फ्लो उधर भी इफेक्ट होगा। तो फिटजी लास्ट 3-4 महीने से इट इज इन द न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। पूरे गलत कारण की वजह से वो न्यूज में है, जिसकी वजह से उनके पास जो बच्चे जाते हैं वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, बिकॉज फिटजी फॉर एग्जांपल वो 3 साल का फीस एक ही टाइम लेता है, 2 साल का फीस एक ही टाइम लेता है। अगर आप प्रोटेस्ट भी देखोगे ना, तो बोलते हैं कि मैंने 5 लाख दे दिया, पर पहला साल हुआ, अभी 2 साल क्या करेंगे, है ना। तो उन्होंने कैश तो पहले कलेक्ट कर लिया है, और वो आने वाला कैश फ्लो बंद हो चुका है, क्योंकि बाकी पेरेंट्स और बच्चे बोलते हैं कि शायद रहेगा नहीं रहेगा हमें पता नहीं, तो हम इनके पास नहीं जाएंगे, राइट। सो देयर इज अ लॉस ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द पेरेंट साइड एंड द स्टूडेंट साइड विद फिटजी। और दूसरा, फैकल्टी 1 महीने रुकेगा, 2 महीने रुकेगा, 3 महीने रुकेगा, अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो उनको भी अपना घर चलाना है, और जिस दिन वो नहीं होता है तो वो निकल जाएंगे। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड में जुलाई 2024 में भी सेंटर बंद किया गया था। उसमें सेंटर हेड राजेश कर्ण ने एक अनऑफिशियल मीटिंग कर बताया था कि कोचिंग के पास स्टाफ को सैलरी देने और सेंटर का किराया चुकाने के भी पैसे नहीं हैं। इन दोनों सेंटर्स पर 300 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। इसी साल 21 जनवरी को मेरठ में भी पेरेंट्स ने इसकी शिकायत की थी। कहा था कि फिटजी अचानक बिना किसी प्री इन्फॉर्मेशन के सेंटर्स शटडाउन कर रही है। 2 साल की एडवांस फीस लेने का आरोप भी लगाया गया था। मेरठ में 400 स्टूडेंट्स, नोएडा में 2000 स्टूडेंट्स, भोपाल में 700 स्टूडेंट्स, पटना में 200 स्टूडेंट्स फिटजी में पढ़ रहे थे। ये खबर यहीं तक। अब अगली बड़ी खबर की बात है। एक्टर सैफ अली खान ने खुद पर हुए हमले के मामले में पहली बार पुलिस के सामने बयान अपना दर्ज कराया है। सैफ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुंबई पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनका बयान दर्ज किया। सैफ ने पुलिस को बताया कि हमलावर उनके बेटे जहांगीर के कमरे तक पहुंच गया था। सैफ ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने उनकी पीठ, गर्दन और हाथ पर चाकू मार दिया। सैफ के बयान की 5 खास बातें जान लीजिए। 16 जनवरी की रात मैं और मेरी पत्नी करीना अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। रात करीब 2 बजे की बात है। हमने नर्स एलियम्मा फिलिप की चीख सुनी। एलियम्मा हमारे बेटे जहांगीर की देखभाल करती हैं। एलियम्मा की चीख सुनकर के मैं और करीना जहांगीर के कमरे की ओर भागे। वहाँ एलियम्मा और एक अजनबी व्यक्ति दिखा। वो जहांगीर के कमरे में घुसना चाह रहा था। मैं एलियम्मा को बचाने और उस शख्स को जहांगीर के कमरे में घुसने से रोकने के लिए आगे बढ़ा। मेरी हमलावर से हाथापाई हो गई। उसने मेरी पीठ,
गर्दन और हाथ पर कई बार चाकू मारे। घायल होने के बाद किसी तरह मैंने खुद को छुड़ाया, हमलावर को पीछे धक्का दिया। इस बीच एलियम्मा ने जहांगीर को कमरे से निकाला और हमने हमलावर को कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर में वो हमलावर कमरे से भाग गया। हम सदमे और डर में थे कि ये आदमी घर में घुसा कैसे। हमले के दिन से ही ये अटकलें भी लगाई जा रही थी कि सैफ अस्पताल कैसे पहुंचे और किसके साथ पहुंचे। इस बारे में भी सैफ ने अपने बयान में बताया कि हमले के बाद मैं जहांगीर और एक स्टाफ मेंबर के साथ ऑटो से अस्पताल पहुंचा। वहां मैंने अपने दोस्त अफसर जैदी को बुला लिया था, जिसने हॉस्पिटल की बाकी प्रोसेस पूरी की। इस बीच इंडिया टुडे रिपोर्टर दिव्येश सिंह ने भी घटना को लेकर के कुछ जानकारियां सूत्रों के हवाले से शेयर की हैं। बताया कि हमलावर पहले से 10वें फ्लोर तक सीढ़ी लगा करके पहुंचा था, फिर 10वीं से 11वें फ्लोर तक एसी डक्ट होते हुए पहुंचा। डक्ट के पास फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे। इंडिया टुडे ने पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि मुंबई पुलिस ने जो फिंगरप्रिंट बरामद किए थे उनका मिलान अब हमले के आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट से हो गया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे, दरवाजे के हैंडल, बाथरूम के दरवाजे और सीढ़ियों पर से आरोपी के फिंगरप्रिंट लिए थे और फिर उसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा था। वहां आरोपी के साथ उसका मिलान किया गया था। इस बीच लीलावती हॉस्पिटल का एक लेटर भी सामने आया जिसमें सैफ अली खान को लगी चोटों की डिटेल्स हैं। इसके मुताबिक सैफ को 5 जगह चाकू लगा था, पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर। रिपोर्ट के मुताबिक शरीर के अलग अलग अंगों पर लगी चोट 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक गहरी हैं। ये डिटेल्स इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शिवसेना नेता संजय निरुपम और महाराष्ट्र के मंत्री भाजपा नेता नितेश राणे के कुछ बयान बीते दिनों चर्चा में रहे। ये बयान सैफ अली खान की सेहत और उनकी फास्ट रिकवरी से जुड़े हुए थे। संजय निरुपम ने कहा था कि जिस व्यक्ति को 4 दिन पहले चाकू लगा था वो अस्पताल से इतना उछलते कूदते कैसे निकल रहा था। वहीं नितेश राणे ने कहा था कि मैंने देखा जब सैफ हॉस्पिटल से निकल रहे थे, मुझे शक है कि सैफ अली खान पर हमला हुआ भी था या वो एक्टिंग कर रहे थे, वो पैदल जाते हुए डांस कर रहे थे। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को 24 जनवरी को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उसकी पहली रिमांड 24 जनवरी को खत्म हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में कुछ प्रगति तो हुई है लेकिन कई अन्य पहलुओं की जांच होनी अभी बाकी है, इसलिए रिमांड बढ़ाई जाती है। बड़ी खबरें यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। महाराष्ट्र में नागपुर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है भंडारा। यहाँ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 24 जनवरी को जोरदार धमाका हुआ, 8 लोगों की जान चली गई, 7 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। धमाके के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है। इंडिया टुडे के मुताबिक जिस समय धमाका हुआ वहाँ 12 लोग उस समय काम कर रहे थे। धमाका जोरदार इतना था कि फैक्ट्री की छत पूरी तरह उड़ गई, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दूर तक छिटक कर गिरे। इस बीच घटनास्थल पर तमाम एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर डिपार्टमेंट, पुलिस, लैंड रेवेन्यू और प्रशासन से जुड़े काफ़ी अधिकारी भी पहुंचे। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर दुख जताया है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा कि यह हादसा मोदी सरकार की विफलता को दिखाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। ये रक्षा मंत्रालय के डिफेंस के साजो सामान बनाती हैं और उन्हीं के तहत ही काम करती हैं। इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। अगली सुर्खी मोकामा से है, लेकिन ये वीडियो आप पहले देखिए। अंधाधुंध फायरिंग वाला ये वीडियो पटना के मोकामा कस्बे का है। इस घटना के 4 किरदार हैं। पहला पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह, दूसरा और तीसरा किरदार हैं 2 सगे भाई सोनू और मोनू, जो शुरुआती दौर में दोनों अनंत सिंह के लिए ही काम करते थे, लेकिन अब उनके बीच पुरानी अदावत है। चौथा किरदार है मुकेश कुमार का, जो सोनू मोनू के ईंट भट्टे पर मुंशी का काम करता था। मुकेश पर आरोप लगा कि उसने ईंट भट्टे से करीब 60 लाख रुपए का गबन किया है। इसे लेकर के मुकेश और सोनू मोनू के बीच विवाद हुआ। कुछ दिन पहले सोनू मोनू ने उसके घर पर ताला जड़ दिया। इस घटना की शिकायत करने मुकेश थाने पहुंचा, लेकिन वहां उसकी सुनवाई नहीं हुई। वो एसपी कार्यालय गया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वो पहुंचा अनंत सिंह के पास। अनंत सिंह ने पहले तो सोनू मोनू से फ़ोन पर बात की, ताला खोलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। अनंत अपने समर्थकों के साथ हमजा गांव पहुंचे और अपनी मौजूदगी में मुकेश के घर का ताला खुलवाया। फिर अनंत समेत ये पूरा जत्था पहुंचा सोनू मोनू के गांव नौरंगा।
उनके पहुंचते ही दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए, जो हमने कल के ललन टॉप शो में आपको बताए भी थे। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुकेश कुमार ने सोनू मोनू पर रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया है और सोनू मोनू के परिवार ने अनंत सिंह पर फायरिंग करने की एफआईआर दर्ज कराई है। 24 जनवरी की सुबह पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू और रोशन की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी छापेमारी चल रही है। डीपीओ अभी वहीं पर है, गांव में ही है, वो जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ बयान हम लोग दे पाएंगे। वहीं अनंत सिंह ने कोर्ट में खुद सरेंडर कर दिया है। घटना पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो भी सुनिए। कार्रवाई चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। देखिए, मुख्यमंत्री जो है अचेत हो चुके हैं और अब जो है अपराध जो है आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो चुका है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी गतिविधियों की बात। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 24 जनवरी को दिल्ली की ओखला सीट से पार्टी के कैंडिडेट शिफाउर रहमान के प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत अंतर नहीं है, दोनों ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया। भारत की पार्लियामेंट में इतने MP जीत कर आ रहे हैं, एक पार्टी के MP के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। इससे तुम्हारी तंग नजरी का इजहार होता है। ओवैसी शाहीन बाग भी गए और यहां से पार्टी कैंडिडेट ताहिर के लिए भी प्रचार किया। ताहिर दिल्ली दंगे के आरोप में जब जेल गए तब वो आपके पार्षद थे। पिछले साल दिसंबर में वो AIMIM में शामिल हुए थे। भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में प्रचार किया। कहा कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में स्टंप और क्लीन बोल्ड होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल स्टंप होने वाले हैं, क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली की जनता ही उनको क्लीन बोल्ड और साफ करके दिखाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है नलकों से साफ पानी, दिल्ली की हवा साफ चाहती है, दिल्ली की सड़कों को साफ चाहती है, दिल्ली में यमुना जी को साफ चाहती है। इसलिए इस बार आपदा साफ, आम आदमी पार्टी साफ, केजरीवाल साफ। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी प्रचार अभियान में आरोप लगाया कि भाजपा और दिल्ली पुलिस जुगलबंदी करके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान लेने की कोशिश कर रही है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री आतिशी के चुनाव एजेंट विजय कुमार ने रिटर्निंग ऑफिसर को एक लेटर भी लिखा है। उन्होंने कालका जी से भाजपा प्रत्याशी रमेश पिधूड़ी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली में चुनाव से इतर हाईकोर्ट से भी एक बड़ा अपडेट आया। हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी ताकि इस सत्र में CAG की रिपोर्ट पेश करवाई जा सके। वही CAG की रिपोर्ट जिस पर हंगामा मचा है और जो मुख्यमंत्री आवास के खर्चे से जुड़ी हुई है। सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि संविधान के तहत CAG की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है, लेकिन अदालतें विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब महाकुंभ की कुछ झलकियां देखिए। मुझे ना यहाँ आके इतना बढ़िया लगा, मैं ना इसको पूरी जिंदगी भी देख लूं तब भी नहीं थकूंगा। मतलब 30 दिन के अंदर अगर आप अंदर जाके इसको देखें तो आप अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज है। इस बार लगता है कि भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ दिखता है। 12x12 टोटल 12 का स्क्वायर। हाँ, 12 का स्क्वायर 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ पड़ा है, तो डेफिनेटली इस बार का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। और ये एक ऐसा अनुभव है जिसको शब्दों में शायद वर्णन नहीं किया जा सकता, ये अनिर्वचनीय और शब्दातीत है। ये तो हुई देश भर की प्रमुख खबरें। विदेश की खबरें जानने के लिए आप हमारा रोजाना का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का बुलेटिन दुनियादारी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ललन टॉप शो में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।